कोर्ट ने कर दिया क्लियर, जिस पे होगा कब्जा वही होगा जो है प्रॉपर्टी के मालिक। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि हम अपने पैसों से अपना एक महल बनाएंगे और कुछ प्रॉपर्टी ऐसे बनाएंगे जिससे कि मैं उस प्रॉपर्टी में तो रहूँगा ही रहूँगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी के हिस्से को हम अपने किराएदारों को भी देंगे, जिससे कि हमारे जो है कुछ पैसे भी आते रहे ताकि हमारा जीवन यापन होता रहे। लेकिन कहीं ना कहीं आए दिन में ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं कि जिस व्यक्ति को आपने प्रॉपर्टी पर अपने घर में रखने के लिए किराएदार पर रखा और वही व्यक्ति आपके प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, आपके घरों पर कब्जा कर लिया है और आप अब इसमें जो है कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो किस लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बयान दिया है कि अब जिस व्यक्ति जिस भी प्रॉपर्टी पर अपना जो है किराएदार के रूप में है, ऐसे अगर वो रहता है तो उसका क्यों वो प्रॉपर्टी हो जाएगी। इस चीज़ के लिए सब लोग जो है अचंभित हो गए हैं कि अगर यार हमने किसी को जो है किराए पर दे दिया और वह व्यक्ति जो है उस पर कब्जा कर लेता है, फिर तो हमारा मालिकाना ख़त्म हो जाएगा और हमें जो है किराया भी नहीं मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल LLB में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्लियर कर दिया है कि जो भी किराएदार जिस भी प्रॉपर्टी पर हैं उस प्रॉपर्टी का जो है मालिकाना उसका हक बन जाएगा, लेकिन किस तरीके से बनेगा और किस तरीके से मालिक का जो है हक उस प्रॉपर्टी पर बना रहेगा आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करें। कि कभी कभी हम प्रॉपर्टी को बना लेते हैं और बना लेने के बाद हम उस प्रॉपर्टी को किराए पर देकर हम अपने काम में इतना ज़्यादा जो है व्यस्त हो जाते हैं कि हमें कभी उस चीज़ का जो है ख्याल ही नहीं आता है कि हमने एक प्रॉपर्टी बना रखा है और उस पर किराएदार जो है हमने दे रखा है, क्या उस पे को हम जाकर देख रेख कर सकते हैं या फिर नहीं। क्या होता है कि आपको उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये लगा रहता है कि हमें पैसे तो टाइम से हमारे अकाउंट में आ ही रहे हैं, तो हमें किस बात की जो है टेंशन सताएगी। या फिर अदरवाइज कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने प्रॉपर्टी को बना लेते हैं और बना लेने के बाद उसे भाड़े पर देकर या फिर किसी पड़ोसी को जो है बता के जाते हैं कि मैं विदेश जा रहा हूं, जब तक मैं वापस नहीं आता हूं इनसे आप पैसे लेकर आप हमारे अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र करते रहिएगा, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इस बीच में अगर कोई भी प्रॉपर्टी वाला मालिक ऐसे करके चला जाता है और अपने प्रॉपर्टी पर जो है देख रेख नहीं करता है, तो अगला जो किराएदार है वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक जता के फर्जी बिजली बिल कनेक्शन करवा के, पानी का बिल करवा के या फिर अलग सा डॉक्यूमेंट फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनवा के वो जो है प्रॉपर्टी पर उस जो है मालिकाना घर पर जो है कब्जा कर सकता है, क्योंकि मालिक तो है ही नहीं, तो उसके देख रेख में वह व्यक्ति कर भी क्या सकता है। ऐसे कई सारे मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है साफ से वर्डों में एक जाहिर किया, नोटिस जाहिर किया कि अगर इस तरीके से कोई भी व्यक्ति करता है तो उस मकान मालिक का जो है हिस्सा कट जाएगा और वह किराएदार पर हो जाएगा। इसके लिए भी अगर किराएदार का हो जाएगा तो अब मालिक क्या करेगा, तो मालिक के लिए भी जो है एक रूल है और किराएदारों के लिए भी एक रूल है। जब भी कभी कोई भी मालिक अपने जो है प्रॉपर्टी के हिस्से को किसी भी व्यक्ति को किराएदार पर देता है, किराए पर देता है, तो उसे 1 साल का एग्रीमेंट नहीं करना है, उसको जो है 11 महीने का केवल जो है एग्रीमेंट करवाना है। क्यों? इससे क्या होगा कि जब 11 महीने का जब आप एग्रीमेंट करवाओगे तो उस 11 महीने के बाद फिर आपको दोबारा जो है रिन्यू जो है एग्रीमेंट करवाना होगा, जिससे कि डीडी जो है तैयार हो जाएगी और उसके पास भी जो है एक कब्जा बना रहेगा और आपके पास भी रहेगा कि हमने भी जो है रिन्यू करवाया है और इस तरीके से वो आप बच सकते हैं। अगर आप बात करें कि दूसरे तरीके से कि किराएदार जब आपने किसी को किराएदार पे दे दिया है तो उसमें क्या क्या आप जो है देख रेख कर सकते हैं, जिससे कि किराएदार प्रॉपर्टी पर जो हक न देता थे। कब किराएदार प्रॉपर्टी पर कब्जे का दावा कर सकता है, किस तरीके से वो जो है प्रॉपर्टी पर किराएदार जो है अपना कब्जा कर सकता है, दावा कर सकता है, उस चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि प्रॉपर्टी डीड, अगर प्रॉपर्टी डीड आप दोबारा बनवाए हो तब वो जो है कर सकता है, आपको पता ही नहीं है। दूसरी चीज़, उसके पास पानी का बिल है और बिजली का बिल है, जैसे कि चीज़ें सबूत के लिए होती है। अगर वो ये व्यक्ति किराएदार ने इतना बना लिया है आपके ना होते हुए तो ऐसे में फिर आपका जो है उससे हक ख़त्म हो जाता है। फिर आप कोर्ट कचहरी का जो है चक्कर लगाते रहिए, इससे कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अब ये तो था कि जो है
किराएदार के हक में था फैसला। लेकिन अगर अब यहीं पर बात करें कि अब अगर ऐसा किराएदार वहां पर रहता है तो मालिक का क्या कर्तव्य बनता है, कि मालिक का कर्तव्य ये बनता है कि वो 11 महीने का एग्रीमेंट देंगे, ना कि 12 महीने का। जब भी कभी आप किराएदार को देते हो तो आपको जो है 11 महीने का एग्रीमेंट देना है और हर तीसरे महीने मेंटेनेंस के लिए पैसे लेना है लिखित रूप में, और जो कि आप उसमें एग्रीमेंट में साफ साफ वर्डों के साथ आप उसमें जो है बताओगे, और उसमें बताने के बाद जो है आप लिखवाएंगे भी, और ताकि ये सारी चीज़ें आप पर बनी रहे। मेंटेनेंस, बिजली बिल, ये सारी चीज़ें को जो है देख रेख में आप करते रहेंगे। और 11 महीने का अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो उस किराएदार का आपके प्रॉपर्टी पर कोई भी कब्जा नहीं होगा। तो दोस्तों बस यही है कि यहीं तक आपको समझना है, और फिर मिले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू। व्यक्ति अपराध करता था तो उस अपराध में जो है उसे किसी न किसी धारा के तहत उस पर जो है कार्रवाई हुआ करती थी, और ऐसे कार्रवाई में उस व्यक्ति को जो है दंडित भी किया जाता था, और वो सालों साल तक के लिए भी जेल में हुआ करता था। लेकिन आए दिन अगर हम बात करें 2023 में 26 दिसंबर को जो है इसमें कुछ बदलाव कर दिया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा में कुछ चेंजेस किया गया, जिसके कारण से अब प्रशासन को बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत होने लगी है कि उन्हें पहले उस धाराओं के बारे में पता था, लेकिन अब जो है वो दूसरी धाराओं पर जो है काम करने लगे हैं। तो ऐसे में जब वो काम करने लगे हैं तो अब उन्हें सारी चीज़ें, जो धाराएं बदल गई है उसमें जो उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। अगर वो ट्रेनिंग नहीं लेंगे, वो फिर कैसे तरीके से अपराधों को जो है जो भी पंजीकृत करना होता है वो कैसे करेंगे। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी धाराएँ चेंज हुई है और किस तरीके से धाराएँ चेंज होने के बाद अब प्रशासन भी जो है कंफ्यूज हो गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 26 दिसंबर 2023 को जो है संविधान में जो है कुछ बदलाव किया तो था कि जब भी कोई व्यक्ति हत्या कर देता था, किसी व्यक्ति की जो है मर्डर कर देता था, तो उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 302 लागू होती थी और उसके थ्रू उसे जो है सजा मिलती थी। लेकिन अब उसे बदलकर 302 हटाकर जो है अब धारा जो है 101 लगा दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की जो है मर्डर करता है और मर्डर करने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर 302 ना लगा के उसके ऊपर 101 धारा जो है लगाई जाएगी, और उस धारा के तहत उस व्यक्ति को जो है दंडित किया जाएगा। ऐसे ही अगर बात करें कि ठगी पर 420, अभी तक कोई व्यक्ति किसी के साथ जो है ठगी कर लेता था, उसके साथ जो है 420 का काम कर लेता था, तो उसके ऊपर जो है 420 की जो है धारा लगाई जाती थी। लेकिन अब उसे हटा के जो है 316 कर दिया गया है कि अब अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ जो है ठगी करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर 300 जो है 16 लगा के जो उसे जो है ठगी का मामला जो है उस पर दर्ज होगा और उसके पास जो है कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अगर हम बात करें कि जो है कोई व्यक्ति किसी भी महिला के साथ या फिर किसी भी स्त्री किसी के साथ भी जब भी कोई व्यक्ति जो है बलात्कार करता था, रेप करता था, तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 376 लगती थी। लेकिन अब उसे हटा के जो है आईपीसी की धारा, अगर कोई व्यक्ति किसी का जो है रेप कर देता है तो 63 धारा और 64 और साथ में जो है 70 लगा के उसे जो है दंडित किया जाएगा। ये ऐसे बदलाव किए गए हैं जिससे कि अब कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिकल हो गया है कि ऐसे में प्रशासन अब कंफ्यूज हो गया कि हम किस धारा के थ्रू जो है किसी भी अपराध को जो है पंजीकृत करें और कौन से अपराध के थ्रू हम जो है मुकदमा दायर करें या फिर एफआईआर लिखें। यहाँ तक कि भी जो है एफआईआर में भी जो है अब चेंजेस हो गई है कि अगर कोई व्यक्ति जो है एफआईआर जो है चेंज करवाना चाहता है, एफआईआर लिखवाना चाहता है, तो उसमें भी जो उसका जो है आईपीसी सेक्शन जो है चेंज हो गया। अगर अब इसी तरीके से बात करें कि अब ऐसे में भारतीय दंड संहिता की धारा अब इसमें जो है लोगों को साथ साथ जो है प्रशासन को बहुत ज़्यादा जो है ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर वो ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो वो विफल हो जाएंगे, पुरानी धाराओं के साथ जो है वो पंजीकृत कर देंगे। अगर अब इसी तरह बता दूं कि पहले की जो धाराएं हुआ करती थी वो 511 धाराएं थी, लेकिन अब उसे जो है हटाकर जो है 358 धाराएं जो है कर दी गई है, जिसमें कि अब आप सोचो 511 से अब 358 अगर धारा होगी तो ऐसे में भूकंप आने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि प्रशासन उतना ही पढ़ी होती है जितना कि वो पहले पढ़े होते हैं। लेकिन अब जब इसको जो है चेंजेस कर दिया गया है तो ऐसे में अब उन्हें जो है ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, और ट्रेनिंग लेंगे नहीं अगर वो
तब फिर उनका जो है आगे की प्रक्रिया जो होगी वो विफल हो जाएगी और विफल हो जाने के कारण फिर वो अपने कार्य को जो है अच्छे तरीके से निर्वाहित नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल। देश के अगर सैनिकों का कोई अपमान करता है तो हम सबसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो उन्हीं की देन है जिसकी वजह से हम आसानी से जो है अपने घरों में चैन की, अमन की जो है शांति से नींद को पूरा करते हैं और अपने आप को फुल फ्रीडम में जहां मन होता है वहां जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे में हमारे देश के सैनिकों के साथ कोई अभद्र तरीके का व्यवहार करता है या फिर उन्हें जो है डराने धमकाने या फिर इस तरीके की कोई टिप्पणी करता है, अपमान करता है, तो समझ लीजिए कि ये हमारे देश के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी जो है दुर्भाग्य की बात है कि जो देश की सेवा करते हैं, जो -डिग्री सेल्सियस पर जो है अपने देश के लिए जो है तैनात रहते हैं, दिन रात अपना जो है योगदान देते हैं और कितने तो जवान जो है शहीद हो जाते हैं हमारे सुरक्षा के लिए। ऐसे में अगर आप उनका अपमान करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके अंदर थोड़ी सी भी मानवता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल LLB में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPC की धारा 138 क्या होती है। व्यक्ति भारत सरकार की सेना, वायुसेना या फिर किसी ऐसे पदाधिकारी के साथ कोई बदतमीजी करता है या फिर उससे जो है किसी जबरन तरीके से कार्य करवाने की कोशिश करता है या फिर उसे जान से मारने की धमकी देता है या फिर उसको जो है अपने देश के लिए जो है भड़का के जो है अभद्र तरीके के टिप्पणी करवाना या फिर किसी तरीके से भी अपने देश के लिए अभद्र तरीके के टिप्पणी करना या फिर सेना का अपमान करना, ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ IPC की धारा 138 के तहत उस पर जो है केस दर्ज होता है। कई बार आपने ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें किसी भी वायुसेना या फिर थल सेना या फिर किसी भी भारत सरकार के जो है सेना के साथ कोई व्यक्ति जो है बदतमीजी करता है। जैसे कि हाल ही में अगर हम बात करें तो अभी 2-4 महीने पहले की अगर मैं बात करूं तो वैसे एक बिहार की जो है घटना आई हुई थी, जहां पर एक जो है सैनिक के साथ जो है अभद्र तरीके की जो है टिप्पणी भी की गई थी, उसे मारे भी थे और मारने के बाद उसे जो है जेल में बंद कर दिया था। यहाँ पर दोनों जो है देश की सेवा करने वाले थे, लेकिन वो जो है बॉर्डर पे सेवा करते थे और वो देश के अंदर सेवा करते थे। क्या ऐसा जो है एक अधिकारी के प्रति ऐसा करता है तो क्या वह जो है शोभा देता है या फिर नहीं देता? ये तो रहा कि जो है जो कि अपने किसी भी पदाधिकारी पर नहीं है और कोई दूसरा व्यक्ति जो है किसी अधिकारी के प्रति जो है अभद्र तरीके की टिप्पणी करता है या फिर उसके जो है भड़काने के में बयान देता है, तो ऐसे में उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। अब आपको मैं आसान भाषा में समझाना चाहता हूं। जैसे कि सपोज करो कि एक व्यक्ति था, वह व्यक्ति का जो है नया जो है वायुसेना में जो है भर्ती हुआ था और जब वो वायुसेना में भर्ती हुआ तो आप जानते हैं कि जब वायुसेना में या फिर किसी भी पर ट्रेनिंग जो होती है बहुत हार्ड होती है, क्योंकि उसे आपको उस तरीके से माहौल में ढाला जाता है ताकि आप जो है आगे चल के कोई सा भी सिचुएशन होगी ना तो उसमें आप आसानी से जो है निर्भर कर सको और अपने आप को जो उसमें आगे बढ़ा सको। तो ऐसे में ही जो है उस व्यक्ति के साथ भी जो है ट्रेनिंग हो रही थी, लेकिन किन्हीं कारणवश वो ट्रेनिंग दे उसको कुछ बोल दिया उस व्यक्ति को और वह व्यक्ति जो है चिड़चिड़ा कर जो है उस सीनियर अधिकारी को जो है अपत्र तरीके की जो है टिप्पणी कर देता है या फिर कुछ ऐसा शब्द बोल देता है जिसकी वजह से उस ऑफिसर को जो है ठेस पहुँचता है और ठेस पहुँचने के बाद वह अफसर जो है उस व्यक्ति के खिलाफ जो है एक्शन ले लेता है और उसके खिलाफ जो है केस दर्ज कर देता है। ऐसे में वह व्यक्ति जो है, ऐसे मूवी में भी देखा होगा कि जो एक हीरो का किरदार निभाता रहता है वो इंडियन नेवी में है या फिर वायुसेना में है, किसी भी एक ऐसे सरकारी जो है गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में है जिसमें हीरो जो है अपने सीनियर अधिकारी का बात नहीं मानता और वो अपनी बातों को काट देता है। तो ऐसे में उसको क्या करते हैं लोग जो है सस्पेंड कर देते हैं या फिर उसे फंसा देते हैं, तो उसके खिलाफ उसे जेल में भी बंद करवा देते हैं। ऐसी कई सारी मूवीज में देखा होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपने किसी व्यक्ति का, सरकारी ऑफिसर का आपने जो है अपमान किया है तो ऐसे में आपके खिलाफ जो है केस दर्ज होगा और केस दर्ज होने के बाद आपको जो है जेल भी जाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि IPC की धारा 138 के तहत आपको जो है सजा के प्रावधान क्या है। यदि आपने ऐसे वायुसेना, थल सेना या फिर किसी ऐसे सरकारी जो है गवर्नमेंट ऑफिसरों के खिलाफ आपने ऐसे अभद्र तरीके की टिप्पणी किया है या फिर ऐसे अपमान किया है तो आपको जो है
6 माह के लिए जो है कारावास हो सकता है और साथ में आपको जो है आर्थिक दंडित के साथ जो है जुर्माना भी देना पड़ सकता है, या इनमें से दोनों भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 138 के तहत जमानत के प्रावधान क्या है। क्या आईपीसी की धारा 138 में हमें जो है आसानी से जमानत मिल जाती है या फिर नहीं मिलती है। अगर आपने किसी ऑफिसर के साथ बदतमीजी किया है, या फिर आपने ऐसी कोई अभद्र तरीके की टिप्पणी किया है, या फिर ऐसा कोई कार्य करवाने के लिए दबाव डाला है, तो उसके खिलाफ आपको जो है जेल हो गई है। तो अब आपको जो है जमानत, या जो अपराध होता है आईपीसी की धारा 138, ये जो है जमानती अपराध होता है, इसमें आपको जमानत मिल जाती है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि समझौता करने योग्य, तो इसमें समझौता नहीं हो सकता है। केवल और केवल आपको जो जमानत मिल सकती है वो भी आप उच्च न्यायालय में अगर आप अपनी याचिका को दायर करते हैं, तो आपकी जो है याचिका को स्वीकार करके आपको जो है जमानत दे दिया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी को समझ में आ गया। तो अगर वीडियो समझ में आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना से जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे जो है टेलीग्राम पे डायरेक्ट आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।